हेलो बच्चों, आज स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीके डिजिटल क्लासेस में। अगर आप इस साल एमपी बोर्ड या एनसीईआरटी सिलेबस से कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए सबसे बड़ा जैकपॉट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं विज्ञान के अध्याय 1 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के टॉप 50 क्वेश्चन। याद रखिए बच्चों, अगर बोर्ड परीक्षा में आपको टॉप करना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूरे में से पूरे नंबर लाना ही होगा। और आज के इस सेशन के बाद इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपका गलत नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। तो जल्दी से जल्दी पेन कॉपी लीजिए और मेरे साथ साथ आपको भी टेस्ट लगाना है। और सभी लोग जब टेस्ट हो जाए तो सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख दें कि मेरे नंबर कितने आए हैं। जिसके भी जितने आए हैं वो अपने अपने नंबर उसमें लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है भाग 1 से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और संतुलन से। सबसे पहला आसान सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, Fe2O3 + 2Al ये दोनों जब अभिक्रियाएँ करेंगे तो +Al2O3 + 2Fe। तो ऊपर दी गई यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताओ। ये वाला क्वेश्चन 2PbOS + CS 2PbCO2 जी, इसका आंसर है सीसा अपचयित हो रहा है, CO2 अपचयित हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Fe2O3 Al2O3 और 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। जब हम लोह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालते हैं तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन अच्छे से लगाते जाना, पेन कॉपी तेज से लिखते भी जाना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हिट और ट्रायल विधि। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर कौन से रंग की चमकदार ज्वाला उत्पन्न होती है। इसका आंसर है चमकदार श्वेत, सफ़ेद कलर की निकलती है। मैग्नीशियम को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम कार्बोनेट की सुरक्षात्मक परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं बच्चों अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाएं आपस में कार्य करते हैं जो नया पदार्थ बनता है उसको अपन उत्पाद बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह एक ऊष्माक्षेपी और संयोजन अभिक्रिया है। देखो बच्चों, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो अभिक्रियाएं होती हैं। इनमें क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा निकलती है, ऊष्माशोषी में ऊर्जा शोषित होती है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया की जाती है तो उसमें ऊर्जा निकलती है और दो चीज़ों का संयोजन होता है। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। देखो बच्चों, यहाँ पे चूना एक बार बुझा हुआ है, एक बार है बिना बुझा हुआ। तो बिना बुझा हुआ जो चूना होता है उसका है फॉर्मूला CaO। और नेक्स्ट है बुझे हुए चूने का। अब पहले जो बिना बुझे हुए था, अब ये बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र। तो इसका सूत्र है CaOH का होल 2।
जब तक चूना बुझा हुआ नहीं रहता है तो उसको CaO बोलते हैं। ये पत्थर के फॉर्म में होता है और इससे सीमेंट वगैरह बनाया जाता है। जब अपन चूना बुझाते देते हैं तो इससे अपन पुताई करते हैं। बच्चों देखा होगा दीपावली में घर पर पुताई होती है ना, तो बुझा हुआ चूना होता है, उसका फॉर्मूला होता है CaOH, ये वाला CaOH। दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक क्यों आ जाती है? जैसे बच्चों अभी दीवार पे जब अपन लोग चूने से पुताई करते हैं तो उसमें चमक 2-3 दिन बाद आती है। क्यों आती है? उसका मेन कारण है CaO, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट की परत। इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं। संगमरमर, मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सूत्र है CaCO3। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन बच्चों रासायनिक में 2 परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में जैसे कि मान के चलो अपन लोगों ने लकड़ी को जलाया, तो लकड़ी को जलाने के बाद क्या वो लकड़ी को वापस अपन बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। जैसे LPG को जलाया तो LPG जल गई और उसका जो रेसिड्यू बचा रहता है तो क्या उससे फिर से अपन LPG बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो ऐसी क्रियाएं, जैसे जल है, जल को उबाल कर वाष्प बनाना, तो जल को उबाल के वाष्प बना सकते हैं और वाष्प को अपन जल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ़ को पिघला कर जल बनाना, बर्फ़ से जल बनाना, जल से बर्फ़ बनाना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। पानी का नमक में घुलना, ये भी परिवर्तन। लेकिन ये वाला जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। LPG वाला है रासायनिक परिवर्तन। अब फिर आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में किसका ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो किसी चीज़ का अपन निर्माण कर सकते हैं, ना तो किसी का विनाश कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो इसका बच्चों रंग हरा होता है। ये आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट ही याद करने पड़ेंगे। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर जब भूरे रंग का ठोस बचता है उसे वह क्या है? वह है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन को डायरेक्ट याद ही करने पड़ेंगे। चूना पत्थर CaCO3 को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 में बदलना कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन से रंग का धुआं उत्सर्जित होता है? तो लेड नाइट्रेट को जब अपन गर्म करते हैं तो उसमें जो धुआं निकलता है वो भूरे कलर का होता है। कौन सा होता है? भूरे कलर का। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। लेड नाइट्रेट के तापीय वियोजन के फलस्वरूप कौन सी गैसें प्राप्त होती हैं? इसमें गैसें होती हैं, 2 गैसें निकलती हैं, एक NO2 और O2। NO2 और O2। ये जो आपकी क्लास चल रही है, ये आपकी क्लास इसलिए ले रहे हैं क्योंकि MP बोर्ड में जो आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे तो उसमें जो MCQ बनेंगे ये उसी के हिसाब से बनाया गया है PDF, ताकि आप लोगों को MCQ करने में समस्या ना हो। तो अपन ने आधा पड़ाव पार कर लिया है, लगभग 21 क्वेश्चन हो गए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन रखे हैं इसमें आगे, तो थोड़ा टाइम और लगेगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जल के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? इसमें होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। आगे चलते हैं। जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है? जल के जब विद्युत अपघटन कहते हैं अपन
तो उसमें कौन सी गैस एनोड पर बनती है? बच्चों दो होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो एनोड पर ऑक्सीजन बनती है, एनोड पर अपनी ऑक्सीजन गैस बनती है। जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर जो गैस एकत्रित हुई वो होती है ऑक्सीजन। और जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आयतन का अनुपात, देखो बच्चों 2H2O होता है, H2O, तो 2 होता है और O 1 होता है। कितना होता है? 2:1 H2O। हाइड्रोजन के 2 होते हैं, ऑक्सीजन का 1 होता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखने पर और धूसर रंग का हो जाता है, यह किस अभिक्रिया के कारण होता है? यह होता है प्रकाश वियोजन के कारण। क्योंकि जब सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसको सूर्य के प्रकाश में रहते हैं तो प्रकाश वियोजन हो जाता है और उसका जो कलर है वो धूसर हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में अपन AgCl और AgBr का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर है AgCl और AgBr। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीला कैसा हो जाता है? नीले से कैसा हो जाता है? तो वो हो जाता है मलिन हरा। जब लोहे की जो कील है उसको अपन कॉपर सल्फेट में डुबाते हैं, कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है उसमें डुबा देते हैं, तो विलयन का रंग पहले नीला था तो उसके बाद वो मलिन हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? मलिन हरा। आंसर ठीक है बच्चों। तो जो PDF है उसमें सारे आंसर भी दिए गए हैं, तो आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हो और मेरे साथ भी साथ में सीखते चलो। और सभी लोग अपने खुद से भी क्वेश्चन को लगा के देखना कि आपने कितने सही किए, तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल का नाम है PK डिजिटल क्लासेस, और अभी एक जो चैनल है अभी नया बना हुआ है, तो आप लोग यदि मेरा सपोर्ट करेंगे तो हम आपको ऐसे ही आगे वीडियो बनाते जाएंगे। साइंस की, सोशल साइंस की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, सारी क्लासेस की आपको क्लासेस दी जाएंगी, जिससे आपका स्कोर बहुत ही अच्छा बनेगा। जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा क्लास 10th का, तो उसको बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। तो प्लीज़ सभी लोग मुझे सपोर्ट करें। कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को कौन सा तत्व विस्थापित कर सकता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को कौन सा तत्व विस्थापित करता है? तो कॉपर जो इसमें जो लोहा है, लोहा, क्योंकि लोहा होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है लोहा, क्योंकि जो लोहा होता है वो अधिक क्रियाशील है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। अभी हम MCQ लेके आए हैं, फिर एक दिन आपका वो पूरा चैप्टर समझा दिया जाएगा, क्योंकि MCQ में इतनी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें तो मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दूंगा और बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा। सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से किस रंग का अवक्षेप बनता है? इसमें बनता है सफ़ेद, श्वेत रंग का अवक्षेप बनता है। कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिसे अपन को ऐसे याद करने पड़ेंगे। अब आ गया भाग 3 का, रिडॉक्स ऊष्माक्षेपी शोषी संसारण के अभिक्रियाओं के बारे में। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या कहलाता है? उसको कहते हैं ऑक्सीकरण, उपचयन। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है? उपचयन, ऑक्सीकरण। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास, निकलना या हाइड्रोजन का योग कहलाता है अपचयन।
इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन कम होती है और हाइड्रोजन बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं अपचयन। वह अभिक्रिया इसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, कहलाते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें उपचयन भी होता है, अपचयन भी होता है। तो उपचयन वो होता है, जैसे यहाँ पे था उपचयन, तो उपचयन वो होता है किसी अभिक्रिया ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो वो उपचयन होता है, और जब ऑक्सीजन निकलता है तो वो होता है अपचयन। ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होते हैं, तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन भी होता है, अपचयन भी होता है। अभिक्रिया CuO+H2 से Cu+H2 में किसका अपचयन ऑक्सीकरण हो रहा है? बताओ किसका अपचयन हो रहा है? ऑक्सीकरण इसमें हो रहा है H2 का। क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्योंकि H2 था और यहाँ पे जैसे CuO+H2, तो ये वाला O इससे जुड़ गया है तो बन गया है H2O। ठीक है बच्चों, H2O बन गया है, तो इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। उपर्युक्त अभिक्रिया CuO+H2, Cu+H2 में किसका अपचयन हो रहा है? तो किसका अपचयन हो रहा है? CuO का। कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, और काला पदार्थ क्या है? जब अपन कॉपर चूर्ण को गर्म करते हैं तो उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्या होता है? यह काला पदार्थ होता है कॉपर ऑक्साइड, CuO। श्वसन, रेस्पिरेशन, जब अपन सांस लेते हैं, श्वसन, तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि श्वसन में अपन लोग जब श्वसन करते हैं तो अपन लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है, तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। शाक सब्जियाँ, वनस्पति द्रव्य, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये है ऊष्माक्षेपी। क्योंकि जब शाक सब्जियाँ जो होती हैं, जो विघटित होती हैं, कंपोस्ट बनाती हैं, तो उसमें ऊर्जा निकलती है। ठीक है, जो मीथेन गैस वगैरह निकलती है ना, आपने सुना होगा कि जब मीथेन गैस निकलती है, शाक सब्जियाँ कहीं सड़ा देते हैं अपन लोग, तो उसमें से जो गैस निकलती है जो मीथेन कहलाती है, तो वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि जिसमें कुछ ऊर्जा बनती है वो ऊष्माक्षेपी है, और जिसमें ऊर्जा शोषित होती है वो ऊष्माशोषी है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? देखो आ गया। अब ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रियाएँ होती हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ वो होती हैं जिनमें ऊर्जा निकलती है। ठीक है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। अब लोहा है, कहीं भी रखा हुआ है जहाँ पे पानी है, ऑक्सीजन मिल रहा है, पानी है, तो वहाँ पर लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाती है, तो ऐसी वस्तु, इसको बोलते हैं संक्षारण। लोहे की वस्तु पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? संक्षारण। जब लोहा की वस्तु पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो उस पर जंग लग जाती है और धीरे धीरे वो लोहा नष्ट हो जाता है। इसी को अपन संक्षारण बोलते हैं, रस्ट, जंग। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका देखो रासायनिक सूत्र ये है Fe2O3 और XH2O। इसमें पानी भी है, लोहा है, ऑक्सीजन है। लोहा तो पहले से था ही अपने पास, तो उसमें ऑक्सीजन मिला और पानी मिला, तो जंग लग गई। इसी का सूत्र बनता है ये वाला Fe2O3.XH2O। अब चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना किसका उदाहरण है? चांदी के ऊपर जब काली परत चढ़ जाती है तो ये किसका उदाहरण है? ये संक्षारण का उदाहरण है। चांदी के जो गहने वगैरह होते हैं, मान के चलो उस पर चांदी काली पड़ गई तो वो संक्षारित हो रही है। जैसे लोहा है, लोहा में जंग लग जाती है, तो ऐसे ही
इसमें चांदी के ऊपर जब काली परत चढ़ने का मतलब है वो संछायत हो रही है, जंग लग रही है। तावे, कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ना किसका परिणाम है? अब कॉपर है उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाए तो वो भी संछाण है। ठीक है, जो तावा होता है वो हरा, उसके ऊपर हरे हरे कलर की रंग आ जाता है तो मतलब वो संछाण हो रही है। लोहे में जंग लगना संछाण, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना संछाण, तावे के ऊपर हरे रंग की परत का चढ़ना संछाण, ये सब संछाण होते हैं, जंग लगना होते हैं। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता, मतलब जैसे कोई भी चीज़ है रखा हुआ है, सड़ जाती है, उसका स्वाद और गंध बदल जाती है तो विकृत गंधिता बोलते थे, रैंसिडिटी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? रैंसिडिटी। अपन ने 45 क्वेश्चन कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो अभी आप लोग अपने नोट्स बनाते रहना, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा। और इसका PDF भी डाउनलोड कर लेना, हम लिंक लगा देंगे। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर कौन सी गैस भरते हैं ताकि उसका उपचयन ना हो सके? आजकल जो चिप्स बनती हैं, चिप्स के पैकेट आते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं भरी रहती है। अगर ऑक्सीजन गैस भरेंगे तो वो चिप्स ख़राब हो जाएगी, खाने लायक नहीं रहेगी, इसलिए उसमें चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है बच्चों? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं तो चिप्स के पैकेट के अंदर जो चिप्स रखी रहती हैं वो ख़राब नहीं होती हैं और लंबे समय तक अपन लोग उसको खा सकते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जैसे कोई चीज़ है सड़े ना, उसको रोकने के लिए अपन क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग तेलीय खाद्य पदार्थों के भंडारण में लंबे समय तक किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन या हीलियम। ठीक है, जैसे अभी अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट में अपन लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं या हीलियम गैस। इससे क्या होता है कि जो चिप्स होती हैं वो रखी हैं तो उसमें चिप्स ख़राब नहीं होती हैं। ठीक है, वो लंबे समय तक अपन उसको रख सकते हैं। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें उनको सुरक्षित रखने के लिए अपन नाइट्रोजन और हीलियम गैस भरते हैं। यह है इसका सही आंसर। 2H2 + O2, 2H2 है किस प्रकार की अभिक्रिया उदाहरण है? संयोजन इसलिए है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे हैं। दो चीज़ें जब मिलती हैं तो संयोजन अभिक्रियाएँ होती हैं। और जो वियोजन वाली अभिक्रिया जो है इसमें दो चीज़ें अलग होती हैं तो वियोजन होती है। ठीक है बच्चों, संयोजन में दो चीज़ें जुड़ जाती हैं और वियोजन में दो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो ये वाली जो क्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। इसका सही आंसर जी नहीं सही है, ये वाला आंसर है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में दो चीज़ों को जुड़ना, वियोजन में दो चीज़ों का अलग होना। चूने के पानी में अत्यधिक CO2 गैस प्रवाहित करने पर दूधिया रंग किस पदार्थ के बनने के कारण गायब हो जाता है? CaHCO3(2), कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सही आंसर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे चूने का पानी है उसमें वो अपन ने बहुत अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित कर दी। ठीक है, जो चूने का पानी है उसका दूधिया रंग जो हो जाता है तो वो दूधिया रंग किस पदार्थ के बनने के कारण गायब हो जाता है? दूधिया रंग जो था वो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। तो जो दूधिया रंग था चूने के पानी का तो उसका दूधिया रंग गायब हो जाता है। किसके कारण? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण। आज अपन लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। तो बच्चों ये थे हमारे अध्याय 1 के टॉप 50 MCQ। अब जल्दी से जल्दी पूरी ईमानदारी के साथ
अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि 50 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं, 40, 50 या पूरे 50। मैं खुद सबके कमेंट चेक करूँगा। अगर आपको इसकी PDF लिंक चाहिए तो नीचे मैं PDF लिंक लगा दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो PK डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है बच्चों, तो मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। मैं आपको इसी तरह सारे सिलेबस को, साइंस का, SST का, हिंदी का, मैथ का, सभी सिलेबस को पढ़ाऊँगा और आगे इसी तरह आपको बहुत सी चीज़ें सिखाऊँगा। थ्योरी क्लासेस भी अच्छे से पढ़ाएंगे, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी पढ़ा दिया करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।